चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने आइसोमरिज्म खत्म किया था और देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है एक आपका सिस ट्रांस टाइप का। इसमें हमने एग्जांपल भी देखा था कि ब्यूट टू इन को बनाए थे अपन, दीज आर शोन जनरली बाय एल्कीन। तो ये हमने कुछ बनाया था कि ब्यूट टू इन का ये हो जाएगा सिस फॉर्म और ये था आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स and here same groups are on the same side, right? But यहाँ पे थोड़ा steric hindrance ज्यादा होगा because ये जो same group एक side में है they will repel each other। इनके बीच में distance उतना ज्यादा है नहीं, तो they will repel each other और इसी फिनोमिना का नाम दिया था हमने steric hindrance। जिसके कारण रिपल्शन होगा। तो ये वाला आपका जो कंपाउंड है सिस वाला, दिस विल बी स्लाइटली अनस्टेबल कंपेयरिंग टू ट्रांसफॉर्म। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांस ब्यूट-2-इन इज मोर स्टेबल देन सिस ब्यूट-2-इन। इसका रीजन है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण द सेम ग्रुप विल रिपेल ईच अदर एंड इसलिए वो स्ट्रेन जनरेट होगा। सर ना स्ट्रेन होगा, इनके बीच में खिंचाव होगा इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। दैट इज द रीजन व्हाई ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ट्रांस। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट हैंड डालेंगे। Fundamental concept of organic reaction mechanism. Fundamental concepts of organic reaction mechanism. Fundamental concept of organic reaction mechanism. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हमें 12th में भी काम आएंगे। वो वर्ड्स का यूज हम 12th में भी करेंगे। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पार्ट समझ में नहीं आएगा तो 12th के भी बहुत सारे रिएक्शंस में आप लोग को डाउट आएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ हम वो सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपका, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अपन से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़े हैं, अल्कोहल है ना, ईथर, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनमें एक अटैकिंग रिएजेंट आता है जो अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट। अब वो अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन हो सकते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। पर जब वो आके अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड वो होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जो अनस्टेबल होता है वो ज्यादा देर तक अपने स्टेट में रह नहीं सकता, तो वो तुरंत चेंज होकर के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हैं क्या? तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करेगा विच विल रिजल्ट इनटू अ इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि कुछ समय के लिए ही रहेगा। आपको फाइनल में वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वही चेंज होकर के प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन होता है, ये एक जनरल मैकेनिज्म है जो हर रिएक्शन में फॉलो होगा। ठीक है, इसको लिखिए। Organic molecule is attacked by a attacking reagent which gives an unstable intermediate complex which will decompose to give byproduct and products. BY byproducts, BY byproducts, byproducts वो होते हैं मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा जितने भी बन रहे हैं वो सब बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस अगर अपन एग्जांपल लें तो फोटोसिंथेसिस में जो खाना बन रहा है वो मेन प्रोडक्ट है। जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट वो बाई प्रोडक्ट है, जो उसके किसी काम का नहीं है बट प्रोडक्ट तो है वो भी, वो किसी और के काम का हो सकता है। ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो वो क्या कर देते हैं, या तो वो उसको फेंक देंगे
क्योंकि उनके काम का नहीं है। या तो वो ऐसी इंडस्ट्री ढूंढेंगे जो जिनके लिए ये रॉ मटेरियल है ना, जिनके लिए इनका बाई प्रोडक्ट उनके लिए रॉ मटेरियल, तो उनको बेच देंगे, तो इससे उनको फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो होते बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में अपन ज्यादा पढ़ेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं और वो कैसे अटैक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। देखो इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन तो है, भले न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, बट प्रोटॉन तो है, उसके कारण पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज नेगेटिव, एंड न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। फाइल मतलब होता है लाइकिंग, फाइलिंग का मतलब क्या होता है, लाइकिंग। तो यानी कि वो स्पीशीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लाइक करेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वही तो अट्रैक्ट होगा ना नेगेटिव के बाद। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे या ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ रहे क्या, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही जाकर के इलेक्ट्रॉन पे अटैक या इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगे, करेक्ट। या जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं वो जाके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगे। एम आई क्लियर? इन द सेम वे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज लवर है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, या ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या, जिनके पास जैसे लोन पेयर्स होंगे, जैसे अमोनिया हो गया, देखिए अमोनिया के पास लोन पेयर होता है ना NH3, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज को जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये भी एक तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। ठीक है, मतलब न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज स्पीशीज ही इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होंगे। देखिए आपको ये लग रहा है कि सर नेगेटिव चार्ज के पास तो पॉजिटिव चार्ज वाला ही जाएगा और पॉजिटिव लवर तो नेगेटिव चार्ज वाले ही होंगे, तो ये तो श्योर है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। बट उसके अलावा कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। और कुछ न्यूट्रल स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों का मीनिंग, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज। ये जितने भी टर्म्स हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या। इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं आया तो आपको 12th में भी ऑर्गेनिक में दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये सारे वर्ड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम यूज करने वाले 12th में बहुत बार। अभी तो हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने ऑर्गेनिक के, है ना। 12th में तो पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक की, आपका वॉल्यूम 2 पूरा ऑर्गेनिक ही है, इसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने ऑर्गेनिक के, अभी तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज, फुल स्टॉप। देयर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, their attraction for electrons, their attraction for electrons is due to the presence of an electron deficient atom in them. Their attraction for electrons is due to the presence of an electron deficient एटम इन देम। उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सुन रहे हैं, जैसे कि अपन ने पढ़े ना कुछ, जैसे कि हमारे वो ऑक्टेट वाले थे ना, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जैसे कि BF3 AlCl3। BF3 में B एक ऐसा एलिमेंट है या एटम है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आजू बाजू में। एल्यूमिनियम के पास भी आजू बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल का ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है।
इस मॉलिक्यूल का एल्यूमिनियम एटम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो ये दोनों ही एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो तो होंगी ही, वो तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी ही, वो तो इलेक्ट्रॉन लवर्स होंगे ही, करेक्ट? ओके, इन देम फुल स्टॉप। इलेक्ट्रोफाइल्स में बी आइदर electrophiles may be either positively charged, or electrically neutral chemical species, एग्जाम्पल लिखते हैं दोनों के, कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स जो नेगेटिवली चार्ज वाले और कुछ पॉजिटिवली चार्ज वाले और न्यूट्रल वाले। ठीक है, लिखेंगे एग्जांपल, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये आपका एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा ही। ठीक है, और लिखेंगे Cl पॉजिटिव, इसका नाम है क्लोरोनियम आयन, क्लोराइड नहीं है ना, Cl नेगेटिव क्लोराइड होता है, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। वैसे ही Br पॉजिटिव हो जाएगा आपका ब्रोमोनियम आयन, जैसे क्लोरोनियम आयन है वैसे ही वो ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा, Br पॉजिटिव। और एक ऐसे ही हो जाएगा I पॉजिटिव, आइडोनियम आयन। ठीक है, इसके अलावा NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन, सब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। और एक लिखेंगे R प्लस, R क्या होता है? R क्या था? अल्किल ग्रुप, यानी कार्बन वाला, तो ये होते हैं कार्बोकैटायन। क्या होते हैं? कार्बोकैटायन। कैटायन तो है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, पर वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। सुन रहे हैं क्या? आर मतलब कोई ना कोई कार्बन वाला ग्रुप होगा, आर मतलब अल्किल ग्रुप होता है। एक कार्बन वाले को मिथिल बोलते थे, दो कार्बन को इथिल, तीन कार्बन को प्रोपिल एंड सो ऑन, याद है ना? तो आर मतलब अल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो एक कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन पढ़ेंगे इसके बाद एक बार और। कार्बोकैटायन तो समझ गया ना उसको कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं? एक तो पॉजिटिव है इसलिए कैटायन हुआ है ना, और वो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन के ऊपर है। Am I clear? It is known as कार्बोकैटायन। क्लियर है? देखो ये ऐसे बन सकता है, जैसे CH3Cl है ना, CH3Cl क्या होता है? क्लोरोमीथेन। क्या है ये? क्लोरोमीथेन। तो ये कैसा होगा बॉन्डिंग? अगर इसकी देखेंगे तो तीन हाइड्रोजन तो ऐसे कनेक्टेड होंगे, और एक तरफ क्या होगा? क्लोरीन होगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अभी तो बॉन्ड बना ली उसने, कोवेलेंट बॉन्ड, पर जब ये जाएगा ना इसको छोड़ के, क्लोरीन कार्बन को छोड़ के, तो क्या करेगा पता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, अपना भी और कार्बन का भी। समझे क्या? पहले तो आया कि चल शेयरिंग करेंगे, शेयर कर लिया कार्बन ने, उसके झांसे में आ गया, पर अब क्लोरीन क्या करेगा? धोखा देगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जब ऐसा करेगा तो क्या करेगा पता है? वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, साथ में क्लोरीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और क्लोराइड आयन करके बाहर। तो क्या हुआ? धोखा किसका हुआ? कार्बन के साथ। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझे क्या? तो ये आपका CH3 पॉजिटिव, ये एक तरह का कार्बोकैटायन। समझे कैसे बना कार्बोकैटायन? है ना? क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, किससे? क्लोरीन से। इसने वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाया उससे, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ। क्लियर है? तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कार्बोकैटायन। एक कार्बन है इसलिए मिथिल कैटायन बोलोगे उसको, ऐसे इथिल वाला होता तो इथिल कैटायन बोलते। क्लियर है? चलिए, ये तो सारे पॉजिटिव वाले स्पीशीज हो गए जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कुछ न्यूट्रल वाले लिखते हैं, बस उसमें क्या होना चाहिए? एक ना एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो लिखना इसमें न्यूट्रल वाले, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स थे, न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ एग्जांपल उसके भी लिखते हैं, लिखेंगे एक लिखेंगे R डॉट लगाना ब्रैकेट में, मतलब डॉट लगाना और ब्रैकेट में लिखना फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री
रेडिकल, ये भी आर आपका अल्किल ही है पर अब फ्री रेडिकल है। ये कैसे बनेगा बताता हूं, रुको। फिर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, PF3 बोरियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, SnCl4 एक्सेट्रा। ये सब के सब आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इनमें कोई ना कोई एटम ऐसा है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इनको हम लुईस एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स। अभी अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम है ना, उसमें एसिड बेस के और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आपने 10th में एसिड बेस के एक दो डेफिनेशन तो पढ़े हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड्स आर द वन विच लिबरेट H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये तो पढ़े हैं आप लोगों ने। और अभी दो और पढ़ेंगे कि एसिड्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसलिए लुईस एसिड्स। और बेस होते हैं जिनके जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा इन द सेंस लोन पेयर होते हैं, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया के पास तो कहीं आपको OH नहीं दिख रहा है ना, उसके बाद भी अमोनिया बेस होता है। अमोनिया क्या होता है? बेस। वो भी कैसा बेस होता है? ये लुईस ने कंसेप्ट दिया था, इसलिए ये लुईस बेस और ये सारे लुईस एसिड्स हैं। समझे क्या? तो लुईस के कंसेप्ट के हिसाब से देखो, एक एरिनियस का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, एरिनियस नाम सुने? एरिनियस ने वो कंसेप्ट दिया था किसका? H पॉजिटिव वाला और OH नेगेटिव वाला, कि एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव फर्निश करेंगे, लिबरेट करेंगे, और बेसिस वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव लिबरेट करेंगे। ये एरिनियस का डेफिनेशन था एसिड और बेस का। वैसे ही अलग साइंटिस्ट एक और आए, लुईस, इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया कि एसिड्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्लियर है? तो ये एक और कंसेप्ट हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। इनके अलावा एक और एसिड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम पहुंचेंगे तब बताऊंगा। पर अभी यहाँ पे लुईस का नाम आया इसलिए मैंने इसका बता दिया आपको। तो लुईस एसिड्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना है इसके बारे में एक लाइन और। द न्यूट्रल स्पीशीज, हाँ हाँ बता रहा हूं, इसी में लिख रहे हैं अपन, नीचे लिखना। क्या बोल रहा था मैं? द न्यूट्रल स्पीशीज are short by a pair of electrons, are short by a pair of electrons, are short मतलब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। आर शॉर्ट बाय अ पेयर ऑफ, जैसे बोरॉन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आजू बाजू में, एक पेयर कम है। एल्यूमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर कम है। तो दे आर शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and hence have a strong tendency, and hence have a strong tendency, and hence have a strong tendency to attract electrons, to attract electrons, and hence have a strong tendency to attract electrons, and hence behave as Lewis acids, and hence behave as Lewis acid, and hence behave as Lewis acid, LEWIS, Lewis acid. एक लास्ट लाइन लिखना इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज अटैक, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज अटैक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल electrophiles always attack the organic molecule at the site of, at the site of, at the site of highest electron density, at the site of highest electron density,
हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये लाइन समझे क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर है ना, तो ये वहीं अटैक करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पे इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा दिखेगा, तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना वहां जाएगा तो। अगर आपको मिठाई पसंद है तो आप कपड़ा दुकान थोड़ी ना जाओगे, आप ऐसी दुकान जाओगे जहां मिठाई ज्यादा है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उस साइट में जाके, उस पॉइंट पे जाके अटैक करेगा जहां को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा। क्लियर है? चलिए अगला न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अपन दो चीजें पढ़े ना, एक इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर्स हैं, दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल। अब दूसरे आपके न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूक्लियस लवर यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर, तो वो कौन होंगे आपके? नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। ये भी तो लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। हाँ फ्री रेडिकल, हाँ सॉरी। देखो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है देखना, मैंने फ्री रेडिकल में क्या बताया था कि आपने आर के बाद एक डॉट बनाया। सुनो इधर, आर के बाद एक डॉट का मतलब क्या? वो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर नहीं है, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सुना मेरी बात इधर? जैसे ये कब बनेगा? जैसे आपने CH3Cl की जब बॉन्ड तोड़ी C और Cl के बीच में, तो एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था और दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने इलेक्ट्रॉन पूरे लेके चले गए, तो इसलिए उसको नेगेटिव चार्ज मिला, और जो छूट गया उसको पॉजिटिव मिला। तो यहां मिला आपको कैटायन एनायन। क्या मिला? कैटायन एनायन। इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक फिजन। यानी कि जो फिजन हुआ है, फिजन मतलब ब्रेकिंग, जो फिजन हुआ है, बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, वो कैसा हुआ है? अनइक्वल टाइप का हुआ है, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने पूरे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, इसलिए एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। फिजन मतलब समझना, ब्रेक करना। बाइनरी फिजन पढ़ते थे अपन, तो फिजन मतलब ब्रेक करना। हेट्रोलिटिक मतलब थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का हुआ है, क्योंकि एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव बना है, हेट्रोलिटिक। एक होता है होमोलिटिक, जैसे कि मान लीजिए अगर क्लोरीन को ही आप तोड़ रहे हो, Cl2, आपने क्लोरीन को तोड़ने की कोशिश करी तो टूट जाएगा क्लोरीन, नो डाउट। बट अब तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, या ये वाला क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर ताकतवर है। तो अब क्या करेंगे ये लोग? आपस में म्यूचुअली बात करके कि अब इनकी नहीं पट रही है, पहले दोस्ती हो गई थी पर अब दोस्ती नहीं हो रही ठीक से, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या करेंगे ये दोनों? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेके चले जाएंगे। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल ये समझो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास है वो आपके फ्री रेडिकल होंगे, उनके पास पेयर नहीं हुआ तो वो फ्री रेडिकल बन गए। और अगर अनइक्वल टाइप का डिवीजन होता कि एक ही है जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और दूसरे वाले को नहीं मिला एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड का, उस बॉन्ड में तो दोनों का हक था ना भाई। जब बनी थी तो यही बात हुई थी कि एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, और हम दोनों इसको शेयर करेंगे। बात तो यही हुई थी हमारे बीच में। बट जब बॉन्ड टूटी तो वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला था वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया, तो उसको मिल गया नेगेटिव चार्ज, और जिससे लेके गया उसको मिल गया पॉजिटिव चार्ज। हेट्रोलिटिक फिजन रिजल्टिंग इनटू कैटायन एंड एनायन। बट होमोलिटिक फिजन में दोनों ही एटम बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, तो यहां पे कोई ऐसा नहीं होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक वापस ले लेंगे अपने, बॉन्ड टूट भी गई और ये बन गए फ्री रेडिकल्स। हाँ, क्योंकि वहां भी सारे ओ है ना। एक वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, हाँ वो नेसेंट कहलाता है। हाँ, फिर वो जाके अटैक करेगा ना, वो ज्यादा देर तक अकेले रह नहीं पाएगा, वो फिर से जाके O2 में अटैक करके O3 फिर से बना देगा। यही तो कारण है कि ओजोन कंप्लीटली डिप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रेक हो रहा है तो तुरंत बन भी रहा है। ठीक है, चलिए चलिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखना। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। Nucleophiles are nucleus loving chemical species. Nucleophiles are nucleus loving chemical species. अब न्यूक्लियस ठहरा पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस लविंग
पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleophiles must be electron rich species, electron rich species, electron rich species containing at least one lone pair of electrons, containing at least one lone pair of electrons. अमोनिया के पास एक होता है, वाटर के पास दो होता है लोन पेयर, आपको याद है, हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था ना। अमोनिया के पास एक है, वाटर के पास दो है, तो ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फुल स्टॉप। दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड, दे मे बी आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स वर पॉजिटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीशीज, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल्स भी दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज, और न्यूट्रल स्पीशीज, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज। एग्जांपल लिखेंगे दोनों के लिए कुछ, बट हाँ दोनों के लिए होंगे, बट न्यूट्रल में भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिनके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल। सभी न्यूट्रल थोड़ा दोनों हो जाएंगे, सब में नहीं होता ना। जैसे CH4 एक, CH4 क्या है, एक न्यूक्लियस न्यूट्रल स्पीशीज है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो ये कुछ नहीं होगा, ना न्यूक्लियोफाइल है ना इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल है, बट कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कुछ नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन का फर्क है ना, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स थे उनके पास एक ऐसा एटम था जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। हाँ, तो जैसे BF3 में बोरॉन था ऐसा, हाँ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी थी। AlCl3 में भी एल्यूमिनियम था जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हुए। अब अमोनिया को देखो आप, अमोनिया के पास तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर की तरह, वाटर के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर की तरह, तो ये होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल वाले, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते, ठीक है। ये थोड़ा जाएंगे इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने, इनके पास तो है इलेक्ट्रॉन पहले से ही, तो क्यों जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के पास, ये जाएंगे न्यूक्लियस के पास, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज के पास, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे कुछ नेगेटिवली चार्ज के एग्जांपल और कुछ न्यूट्रल के एग्जांपल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, एग्जांपल लिखेंगे, एक आपका H नेगेटिव आयन, जैसे H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन था, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन होता है ना। हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H प्लस भी होता है, H माइनस भी होता है, ठीक है, हाइड्राइड आयन। और लिखेंगे Cl नेगेटिव, Pr नेगेटिव, I नेगेटिव, R नेगेटिव, जैसे वो कार्बो कैटायन था, ये कार्ब एनायन हो जाएगा, सुन रहे हैं, एनायन तो है क्योंकि नेगेटिव है, और कार्बन के ऊपर है इसलिए कार्ब एनायन, उसका नाम था कार्बो कैटायन, इसका नाम होता है कार्ब एनायन। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, कार्बो कैटायन, कार्ब एनायन, बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, और लिखेंगे एग्जांपल, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, OR नेगेटिव एल्कोक्साइड, Cn नेगेटिव साइनाइड, NO2 1 नेगेटिव, फिर RCOO नेगेटिव एसिड, H पॉजिटिव निकल गया, बचा RCOO नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, C6H5O नेगेटिव फिनॉक्साइड, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड। जैसे देखो वो एल्कोक्साइड था ना, ये क्योंकि R मतलब एल्किल ग्रुप होता है और O मतलब ऑक्सीजन, दोनों को मिला के बन गया एल्कोक्साइड। वैसे ये फिनॉल ग्रुप होता है, C6H5 याद है, फिनिल, C6H5 इज फिनिल, और वो ऑक्सीजन, तो फिनॉक्साइड, ठीक है।
ये आपके नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब न्यूट्रल वाले कुछ एग्जांपल लिखना, एक दो तो मैंने आपको बताए थे अभी, वाटर एंड अमोनिया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखो ये जितने भी अपन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं ना, यही लोग हैं जो जाके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैक करेंगे। जब भी अपन ने शुरू में लिखा था ना मैकेनिज्म, उसमें जो एरो में अटैकिंग रिएजेंट थे ना, वो यही होते हैं। सुन रहे हैं क्या? और ये कहां जाके अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वहां लिखे थे ना अपन लास्ट लाइन कि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे जाके अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज जगह पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, हाँ चलो न्यूट्रल वाले के नाम लिखना। एक तो हो गया आपका वाटर H2O, 2 लोन पेयर बना देना। अमोनिया NH3, 1 लोन पेयर बना देना। फिर आपका जो अमाइंस होते हैं RNH2, देखो ये अमोनिया से अमाइन बनता है, कैसे ध्यान देंगे? अमोनिया NH3 था, एक H हटा और उसकी जगह R आ गया, अल्किल ग्रुप, ये अमाइन होता है। पर नाइट्रोजन तो वैसा का वैसे ही है ना, जैसे अमोनिया में था, तो इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और ये आपका हुआ एक अल्किल ग्रुप हटा है, मतलब एक H हट के अल्किल ग्रुप आया। अगर 2 H हट जाएगा तो 2 अल्किल ग्रुप आ जाएगा, R2H एक ही बचा, अभी भी N तो सेम है। और एक होता है 3 वाला, तो अकॉर्डिंगली इनके नाम होते हैं प्राइमरी अमाइन, यानी कि 1 डिग्री, या प्राइमरी अमाइन बोलते हैं इनको। अब बाकी दोनों के नाम गेस कर सकते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, सबके पास नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है, सब अमोनिया से ही डिराइव्ड हुए हैं, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। फिर अल्कोहल लिखना ROH, ROH। ईथर लिखना ROR, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे वहां लिखे थे कि वो लुइस एसिड थे, तो ये क्या होंगे? लुइस बेस, उल्टा। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे लाइन में लिखना, since both negatively charged and neutral nucleophiles, since both negatively charged and neutral nucleophiles, since both negatively charged and neutral nucleophiles contain at least one lone pair of electrons, contain at least one lone pair of electrons, comma, they have a strong tendency, they have a strong tendency, they have a strong tendency to donate, they have a strong tendency to donate, and hence behave as Lewis base, and hence behave as Lewis bases, Lewis bases। ठीक है, जैसे वहां पे एक लाइन लिखे थे कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां उल्टा हो जाएगा, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखेंगे। लास्ट लाइन, न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अटैक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अटैक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, nucleophiles always attack the organic molecule at the site of lowest electron density, at the site of lowest electron density, at the site of lowest electron density। क्लियर है? ठीक है, ये दो आपके अटैकिंग एजेंट हुए। नेक्स्ट चेन डालिएगा, फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको बता दिया है, हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक। फिजन, आपको कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कराना है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। तो आपको जब रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली,
कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुरानी बॉन्ड्स टूटती है और नई बॉन्ड्स बनती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको CH4 में Cl2 ऐड कराना है तो कार्बन के पास ऑलरेडी चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो एक और क्लोरीन तो वो ऐड नहीं करा पाएगा, तो मजबूरी में उसको एक हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की एक बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तोड़ना पड़ेगा ना, तब तो क्लोरीन की जगह बनेगी। क्लोरीन थोड़ा जाके हटा देगा, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ा बना लेगा कि अपन ऐसा लिख देंगे CH4Cl, गलत है ये, समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। तो उसके लिए पहले से जो कार्बन की जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के साथ, उसमें से आपको किसी एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय फिशन, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगी तब जाके नई बनेगी, क्लियर है? तो तोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक, जो मैंने भी आपको बताया। हेट्रोलिटिक से कैटायन और एनायन बनता है और होमोलिटिक से फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है? तो लिखेंगे फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप जब तक पुरानी बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं, नई बॉन्ड बनेगी नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट लिखना होमोलिटिक, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन, ठीक है? इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट, if a covalent bond breaks in such a way that each atom takes away, if a covalent bond breaks in such a way that each atom takes away one electron, आपस में बातचीत हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले गए, तो ना किसी को पॉजिटिव चार्ज मिला ना किसी को नेगेटिव। each electron, yeah, sorry, each atom takes away one electron of the shared pair, of the shared pair, of the shared pair। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, ये उनका शेयर्ड पेयर है, जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए लेके चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी। देखो मैंने कंप्लीट एरो नहीं बनाया है, इसको फिश का हुक बोलते हैं, समझ रहे हो क्या? फिश हुक, क्योंकि इस हुक से फिश अटक जाएगी पानी में डालोगे तो, पता है क्या? इसलिए इसको फिश हुक एरो बोलते हैं। पूरा आप पूरा बनाते हो तो इसका मतलब ये था कि पूरा एक पेयर जा रहा है, पर पेयर में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को जा रहे हैं ना, तो अपने ने एरो भी आधा ही बनाया है, समझ रहे हैं? दिस विल गिव यू दो फ्री रेडिकल मिलेगा, ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल, तो ये क्या बने हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आप ये समझिए कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड नहीं बोलना चाहिए, हाँ, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो आपके होते हैं फ्री रेडिकल। और अगर एक पेयर होता तो उसको तो लोन पेयर बोल देते हैं, ठीक है? और ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन उचक के जो उसके पास गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो समझते हो ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, खिसकना, अपनी जगह से खिसके हो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और अपनी जगह से नहीं खिसके हो, जाके वापस वहीं आ गए हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बोलते थे ना। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसक गया है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है? ओके, नीचे एक लाइन लिखना है इसके बारे में, द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज, चार्ज तो थोड़ी ना आया, ए के ऊपर कोई चार्ज आया है क्या? ना बी के ऊपर कोई चार्ज आया है, तो उसको आप कैटायन आयन तो नहीं बोल सकते। तो द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज विच कंटेन एन, the neutral chemical species which contain an, the neutral chemical species which contain an odd or unpaired electrons, odd or unpaired electron are called free radical, are called free radical, are called free radical, full stop. Homolytic fission usually occurs in
homolytic fission usually occurs in homolytic fission usually occurs in, दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताना इसमें अपन क्या लिखेंगे। पहला ऑप्शन है पोलार बॉन्ड्स और दूसरा ऑप्शन है नॉन पोलार बॉन्ड्स। सोच समझ के बताना यहां क्या लिखा जाएगा। होमोलिटिक फिजन किस में होगा, पोलार वाले में होगा कि नॉन पोलार वाले में होगा। पहले समझो कि पोलार नॉन पोलार क्या अपन पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। HCl एक पोलार मॉलिक्यूल है और Cl2 एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। अब बताओ नॉन पोलार समझ गए क्या, क्योंकि पोलैरिटी कहां आई, पोलार वाले में, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अलग अलग थे। क्लोरीन ज्यादा पावरफुल था, H कम पावरफुल था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या, यानी पहले उसने बातचीत करके शेयरिंग करी, बट अब वो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि कंप्लीट नेगेटिव तो तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ले ले वो। हाँ, जब बॉन्ड टूटेगी तब वो पूरा लेके चला जाएगा, अभी बॉन्ड थोड़ा टूट रही है। जब तक बॉन्डेड है तब तक H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये पोलार हो गया ना, पोल क्रिएट हो गए दोनों में। ये है कोवेलेंट बॉन्ड, पर तब भी इनमें पॉजिटिव नेगेटिव आया कि नहीं। इसको कहते हैं आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक नेचर ऑफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आयनिक बॉन्ड में होता है, कैटायन आयन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। और ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ तो लॉस और गेन का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ तो शेयरिंग हो रही थी। बट फिर पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए आया कि शेयर करने वालों में एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज्यादा पावरफुल था, उसने उसने कोशिश करी कि मैं पहले शेयर करने का बहाना करता हूं और बाद में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लूंगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो उसको मिल गया पार्शियल नेगेटिव और दूसरे को मिल गया पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलार वालों में होमोलिटिक फिजन नहीं हो पाएगा, इसमें होगा। तो लिख लो, कंटिन्यू करो, उसको क्या लिख रहे थे, occurs in non-polar bonds, occurs in non-polar bonds, non-polar bonds क्या हो गया, चलेगा वो भी, अब वो मॉलिक्यूल तो है। non-polar bonds and is favored by मतलब होमोलिटिक फिजन होगा किसके हेल्प से, and is favored by high temperature, and is favored by high temperature, comma UV radiations, एक्सेट्रा। इनके प्रेजेंस में तो हाई टेम्परेचर या यूवी के हेल्प से हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे। क्लियर है, चलिए सेकंड लिखना, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, हाँ, इसको इसको डिफाइन करेंगे एक लाइन में। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड breaks in such a way that when a covalent bond breaks in such a way that when a covalent bond breaks in such a way that both the electrons, अब एक एक नहीं बांटेंगे, अब दोनों लेके भागेगा कोई एक, when both the electron such a way that both the electrons of the covalent bond, both the electrons of the covalent bond are taken away by, are taken away by one of the bonded atoms, one of the bonded atoms। और जनरली ये कौन सा एटम होगा, दोनों में कौन लेके भागेगा इलेक्ट्रॉन को, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो लिखो, क्या लिखे, टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ब्रैकेट में लिखो बॉन्डेड एटम के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों में जो ज्यादा ताकतवर होगा वही तो लेके जाएगा ना, यहां ताकतवर का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ब्रैकेट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ब्रैकेट क्लोज।
हो सकता है। हाँ तो फ्लोरीन के पास जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के। हाँ हाँ तो चलो यहाँ पे पूरा एरो बनाएंगे। एक एग्जांपल लिख लो, एसी वाला ए बी वाला, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक लेके चला जाएगा, जो लेके जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिससे चला गया वो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपका कैटायन बन जाएगा, ये एनायन, दिस विल बी कैटायन, अनदर विल बी एनायन। ठीक है, और इसके भी लाइन लिखना, इट यूजुअली अकर्स, हेटेरोलिटिक फिजन किसमें होगा, पोलर बॉन्ड्स। इट यूजुअली अकर्स इन पोलर बॉन्ड्स, polar bonds, it usually occurs in polar bonds। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालना। ये तो हमने स्पीशीज के बारे में बात करी, कौन रिएक्टिंग स्पीशीज होता है, बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैंड डालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, ये वर्ड का मीनिंग अभी आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, सुना अभी। हाँ, जैसे अभी भी जब होमोलिटिक फिजन हुआ था तो एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए थे दोनों, तो बन गए थे फ्री रेडिकल। और अभी कैसा हुआ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके पास चला गया ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर, गिविंग अ कैटायन एंड एनायन। तो ये दोनों ही तरह के क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट लिखना है इसमें पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखना, इसका एक और नाम आई इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। इंडक्टिव मतलब समझते हो क्या, इंड्यूस करना, जैसे कोई चार्ज नहीं है उसको चार्ज कर देना। जैसे आप लोग करंट इंड्यूस पढ़ते हो ना, कि किसी चीज में करंट नहीं है बट बाजू में कोई था तो उसके कारण बगल वाली स्पीशीज में भी या बगल वाले सब्सटेंस में भी करंट इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो जाना। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लिखेंगे, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम, whenever an electron withdrawing atom such as halogen, whenever an electron withdrawing atom such as halogen, halogen के ब्रैकेट में x लिख लेना ना, हम halogen को बॉन्ड x से डिनोट करते हैं, जहां पे x की जगह क्या क्या आ सकता है, F, Cl, Br या I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और नाइट्रो, और नाइट्रो ब्रैकेट में NO2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब समझना कि जैसे ये कार्बन की चेन है ना, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन है ये, मान लो यहां पे लास्ट में एक हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरोपेंटेन, क्या है ये, Cl लगा है, क्लोरोपेंटेन। तो ये क्लोरीन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। पर ये चार्ज का इफेक्ट यहीं तक नहीं रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा, अब अगर ये पॉजिटिव है सोच लो, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं खींचेगा अपनी तरफ, इस कार्बन से ज्यादा ये खींच लेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। उससे क्या होगा, इसको मिल जाएगा डबल पार्शियल पॉजिटिव। वो एंड तक नहीं जाएगा, पर ये देखो डबल जा रहा है, मतलब ये और कम होता जा रहा है। आप समझना, 0.1 से छोटा होता है 0.01, और 0.01 से छोटा होता है 0.001। जैसे जैसे हम चेन में आगे बढ़ रहे हैं ना, ये चार्ज कम होता जाएगा, नेग्लिजिबल होता जाएगा। तो इसलिए अपन 2-3 कार्बन तक स्टडी करते हैं, उसके बाद इसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। देखो पार्शियल वैसे भी कम था और वो डबल पार्शियल हो गया है, ये बगल वाले को ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव कर देगा। तो ये बढ़ नहीं रहा, एक्चुअली कम हो रहा है। समझ रहे हैं ना, आपको लग रहा है ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव है सर, नहीं, तो वो ऐसा वाला हो रहा है।
Am I clear? क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण ऐसा हुआ। अगर वही सोचे कि इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो उल्टा हो जाता, वो इलेक्ट्रॉन देता कार्बन को तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता और वो खुद पार्शियल पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एटम सच एज हैलोजन या नाइट्रो is attached to the end of a carbon chain, is attached to the end of a carbon chain, is attached to the end of a carbon chain, comma, the sigma electrons बोले तो यही सिंगल बॉन्ड वाला, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, सुन रहे हैं क्या? पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या बनती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड्स है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब भी बोलूंगा समझ जाना मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना। तो द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना दूसरा बॉन्ड लिखना ऐसे, सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, इनका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड आर अट्रैक्टेड towards more electronegative halogen atom, more electronegative halogen atom, more electronegative halogen atom, full stop. As a result the atom acquires a small negative charge, a small negative charge. The atom acquires a small negative charge. ये डायग्राम बना लो, ये वाला कार्बन वाला, सीरी तक दिखाना, उसके आगे मत बढ़ाना क्योंकि वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। हैलोजन लगाए हैं, ये एरो दिखा देना, एक्स की तरफ जा रहा है एरो, फिर ये कार्बन 1 की तरफ आ रहा है एरो कार्बन 2 से, और कार्बन 2 की तरफ आ रहा है कार्बन 3 से, फिर धीरे से ये इफेक्ट कम होने लगेगा। ठीक है, एक लाइन में नीचे लिख भी लेना, दिस displacement of sigma electrons, this displacement of sigma electron, this displacement of sigma electrons, this displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain, along a saturated carbon chain, saturated carbon chain मतलब एल्केन, हाँ मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड थे, तभी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं ना अपन। तो this displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing ब्रैकेट में लिख लो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ब्रैकेट में लिखना और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उल्टा भी हो सकता है ना, अभी तो ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उल्टा हो जाएगा पूरा। तो दो टाइप के आई इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। अभी ये वाला क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट खींच रहा है उसको माइनस चार्ज मिलाना, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन को, सैचुरेटेड कार्बन चेन को, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे उसको, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि उस समय फिर उस एटम को प्लस चार्ज मिलेगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अभी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज मिला है, जब देगा तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or electron donating bracket close group is present at the end of the chain, is called
inductive effect, is called inductive effect. इसके टाइप्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पर एक लाइन और लिख लेना, फिर अपन टाइप्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. is called inductive effect. एक लाइन बस और लिखो. this effect weakens this effect मतलब कमजोर होता जाएगा. किसके बाद? 3 कार्बन के बाद. this effect weakens with increasing distance from the substituent. with increasing distance from the substituent. समझ में आएगी लाइन? सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये, इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इफेक्ट कम होता जा रहा है. ठीक है. बाकी इसके टाइप प्लस आई माइनस आई अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना. और भी स्पीशीज देखेंगे, जैसे ये आपने अभी हैलोजन लगाया या नाइट्रो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले थे. ऐसे और कौन कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे चेन से, और ऐसे कौन कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. यानी कौन से हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और कौन से जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. ठीक है. चलिए ठीक है. थैंक यू.